अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर के, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मीनार पाकिस्तान लाहौर पे एक बहुत बड़ा जलसा किया। और ये मैं जलसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा, बिकॉज इससे पहले भी मैंने वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देखे हुए हैं, और जो इससे पहले जलसे हुए हैं वो भी यकीनन बड़े साइज़ में थे, साइजेबल तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जो कल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने तो बल्कि देखने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की कि कोई जगह ऐसी नज़र आ जाए कि जहाँ पर लोग मौजूद ना हों या खाली जगहें हैं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जी जलसा नाकाम है। बल्कि मैं यहाँ पर एक रेफरेंस देना चाहूँगा, और रेफरेंस मैं देना चाहूँगा MKM का जलसा, क्योंकि मैंने वैसा भी जलसा होते हुए देखा कि जहाँ पर लोगों की तादाद मालूम है पहले से कि कम होगी और उस तरह से लोगों को गैदर नहीं कर सकेंगे। तो क्या किया जाता है कि साइड पे कनातें, यानी कि दोनों तरफ कनातें लगा दी जाती हैं ताकि वो स्टेज के बिल्कुल सामने सामने जो एरिया है वहाँ पर लोग मौजूद रहें और लोगों को स्कैटर्ड होने की वहाँ पर सहूलत ना मिले। और अगर स्कैटर्ड होंगे तो फिर पता चलेगा कि जलसा तो खाली है। तो कल ऐसा भी नहीं था, लोग स्कैटर्ड भी थे लेकिन फिर भी जलसा गाह भरी हुई थी। उसके अलावा जो सामने ब्रिज था, आज़ादी ब्रिज, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और ये उन जलसों में से नहीं था कि जहाँ पर जानबूझ के सामने लोगों को ब्रिज पर भेज दिया जाता है कि जी नीचे ये बताने के लिए कि जगह बिल्कुल नहीं बची है तो इसलिए लोग ऊपर चले गए और नीचे जगह भी हो। नीचे जगह नहीं थी, लोग ऊपर थे वहाँ आज़ादी ब्रिज पर, और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो बाकायदा बड़ा इन्वॉल्व होकर उन्होंने जलसे में शिरकत की और हर लगाए हुए नारे पर जवाब भी दिया, जिससे एक बात वाज़ेह हो गई कि ये जो खैर कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, अब तो खैर जब भी वो उनकी मैं कोई वीडियो या बात लिखी हुई कहीं पे पढ़ूंगा तो मुझे ये शक ही आएगा, मुझे डाउट ही होगा कि ये बात जो कही जा रही है कि ये सच है या झूठ है। बिकॉज कल भी उन्होंने वही किया और वो झूठ था क्योंकि मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जलसे करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है इलेक्शंस का कि जी इलेक्शंस करवाए जाएँ, उसमें कामयाब हो पाएगी? बिकॉज इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री रही है बड़े जलसे करने की। साथ में एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर जो खान साहब ने कल के जलसे में कहा कि हम इस्लामाबाद जाने के लिए लोग क्या तैयार हैं या जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इशारतन उन्होंने कह दिया कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की वो कॉल भी दे सकते हैं। तो क्या उससे भी कुछ हासिल होगा? क्योंकि 126 दिन का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में दिया, तब भी हुकूमत PMLN की थी, अभी इत्तेहादियों की है। उस वक्त भी जितने भी PMLN के अलावा बाकी लोग थे जो असेंबली में थे वो सब इकट्ठे हो गए थे। तो क्या अपना 126 दिन का धरना करने के बाद कि जिसमें को कामयाबी हासिल नहीं हुई, एक दफ़ा फिर अगर निकलेंगे तो अपोजिशन हुकूमत ये कहेगी कि ये तो पहले भी कर चुके हैं, आके धरना दे चुके हैं, अपना शौक पूरा कर लें? क्योंकि यही बात PTI भी कहती रही है अपोजिशन को कि जब 2019 में मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद गए और श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने एहतजाज किया और कई रोज़ वो एहतजाज जारी रहा, तो तब भी PTI की गवर्नमेंट यही कहती थी कि जी कर लें जितना इन्होंने एहतजाज करना है, बस कानून हाथ में ना लें, कोई यहाँ पर अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। हमने 126 दिन धरना दिया, हमने देख लिया है, आप भी दे लें, बैठे रहें। तो आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान बसरा साहब ने। बसरा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया PMLN से अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। और आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। उसकी वजह यह है कि अहमद जवाद साहब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या अप्रोच हो सकती है, सोच हो सकती है, ये अहमद जवाद साहब बखूबी जानते हैं बिकॉज काफ़ी वक्त गुजरा है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सो सबसे पहले अहमद जवाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, मैंने तो जो ख़ुद देखा वहाँ पर ऑन साइट ऑन ग्राउंड वो मैंने बयान किया, कम से कम वक्त में मैंने बयान करने की कोशिश की, वरना तो और भी तफसील बताई जा सकती थी। आपकी नज़र में कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा आप मानते हैं कि कामयाब जलसा था? देखिए, अब आप वहाँ पे खुद मौजूद थे, आपका अपना एक मुशाहिदा है, लेकिन जो और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जो वीडियोस शेयर की और उन्होंने जो अपना मुशाहिदा बयान किया, उनमें से एक मुशाहिदा जो है वो मेरे तक भी पहुँचा था वीडियो की शक्ल में। उसमें बताया गया था कि तकरीबन कोई 10,000 कुर्सियाँ हैं और वो 10,000 कुर्सियाँ भी भर नहीं सकी। और जो आपको लाइटों की इल्यूमिनेशन से एक बड़ा एरिया जलसे का दिखाया जाता है, उसके अंदर जो है जो टॉप व्यू लिया गया उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप हैं लोगों के वो नजर आ रहे हैं, ना कि वो पूरा भरा हुआ जलसा हो। तो असल में आजकल जलसों को दिखाना, प्रोजेक्ट करना, ये भी एक जो है ना साइंस बन गई है और इसके ऊपर दोनों राय होती हैं।
तो मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं अहमद जवाद साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों ने कुछ वीडियो शेयर की हैं और मैं उनकी वीडियोस को बिल्कुल सच मानता और कहता कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, जगह खाली थी, लोग नहीं आए होंगे। बिल्कुल उनकी वीडियोस ऐसी हैं कि बड़ी कन्विंसिंग हैं, कोई जो जलसा पे ना गया हो ना तो उसको वो बड़े आराम से कन्विंस कर लें। लेकिन चूंकि मैं वहाँ पर मौजूद था तो ये जो आपने लाइट वाला फैक्टर बताया ये भी बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि ऐसे ही होता है कि रात के जलसे में चूंकि कैमरे के लेंस में लाइट पड़ती है तो उस तरह से फिर वो टीवी पे जब नज़र आता है तो वो प्रोजेक्शन सही से नहीं होती। यहाँ पे ड्रोन्स भी दिखाए जाते हैं तो उसकी फ़्लाइट भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उड़ाई जाती है। कोई अगर हक में है तो उसकी फ़्लाइट और होगी, कोई मुखालिफ है उस जलसे के तो उसकी फ़्लाइट कुछ और होगी। लेकिन मैं वहाँ पर चूँकि फ़िज़िकली ख़ुद देख कर आया हूँ और मैंने वहाँ पर उसकी सारी वीडियो भी बनाई है, जगह बाकायदा तलाश की हैं, तो मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ गारंटीड, और इसमें बढ़ा चढ़ा के भी कुछ नहीं मैं पेश कर रहा हूँ कि जलसा वॉज पैक्ड, कोई जगह खाली नहीं थी। अच्छा, वो जो वीडियोस थी वो पहले की हो सकती हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त ये होगी, क्योंकि आपने प्रोग्राम का आगाज किया, कुछ 10 मिनट आपने लिए जलसे को बड़ा साबित करने में, उसके बाद आपने मेरे से सवाल किया सिर्फ और बयान मैंने किया, आगाज साबित किया, आपने उसके बाद फिर को 3-4 मिनट की अपनी गारंटी जो है ना वो जमा करा दी। मुझे आपके एहसासात, आप सर ये पक्की वाली गारंटी है, ये वो वाली गारंटी नहीं है। अच्छा सर, अब आप मुझे थोड़ी सी सर इजाजत दे बोलिए देना। बोलिए सर, बोलिए अगर बोलिए। आपने 10 मिनट जलसे की तारीफ, तौसीफ, अपने मुशाहिदात, आपका अपना जो भी एक जाती उसको देखने का अंदाज वो बयान कर लिया, तो अब आप मेरे से अगर सवाल कर रहे हैं तो मुझे भी इजाजत दे दें, प्लीज ठीक है, और उसको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे ले लें अगर प्लीज डोंट एग्री। प्लीज प्लीज देखें, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह आपने कहा ना कि कुछ लोगों ने मेरे साथ भी ऐसी वीडियो शेयर की, लेकिन चूंकि मैं खुद वहां पे मौजूद था, आपके इसी बात को जो लोग वहां पे मौजूद थे और जिन्होंने वहां से वीडियोस बनाई, जिन्होंने वहां से मुशाहिदात को भेजा, वो आपके बारे में भी यही कहेंगे जी कि मैं खुद चूंकि मौजूद था, खुद मैंने देखा था, इसलिए वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। तो ये एक, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर या एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं होती। जलसे से कता नजर जो है वो डिस्कशन को ले जाना इसलिए जरूरी है कि पीटीआई के जलसे, मैं ये समझता हूं क्योंकि मैं तो खुद शामिल रहा हूं उनमें, 30 अक्टूबर 2011 को जो मीनारे पाकिस्तान में जलसा हुआ था, जो बड़ा एक तारीखी जलसा था, और उसके बाद यके बाद दीगरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे हुए थे, वो पीटीआई का अरूज था और वो जलसे तारीख का हिस्सा है। लेकिन उसकी ट्रांसलेशन क्या हुई, उसकी कन्वर्जन क्या हुई? उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो आप 30-35 सीटें जो है मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसलिए जलसों के ऊपर इतना ज्यादा जोर देने का फायदा इसलिए कोई नहीं है कि हमने माजी में भी देख लिया, और जलसे ताहिरुल कादरी के भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, जलसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शंस में उस तरह से उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए इसके ऊपर ना ज्यादा हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, पीटीआई वाले अगर खुश हैं कि उन्होंने अच्छा जलसा किया है तो मैं उनकी खुशी को खराब नहीं करना चाहता। उनका भी हक है कि वो भी कभी कभी खुश हो जाएं, खासतौर पे आजकल जो है जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें उनको कुछ थोड़ी बहुत खुशी जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि कल जब मैं स्टेज पे देख रहा था, क्योंकि जाहिर है कि जिन लोगों के साथ आप बहुत अरसा रहे होते हैं तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके चेहरे के जो तासरात होते हैं, उससे आप काफी वाकिफ होते हैं। तो मुझे तो ना स्टेज के ऊपर एक डिफीटेड लैंग्वेज नजर आई, एक ऐसा एक्सप्रेशन नजर आया, बड़ा डिप्रेशन जैसे हो, बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बेबसी का शिकार जो है वो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं। जाहिर है एक एम्पायर थी, एक मुल्क था जिसको रूल करते थे, और अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि वो एक स्टेज जो है वो ही उनकी बस एक सल्तनत है, और वो हर हफ्ते एक ऐसा मेला सजाते हैं जिसमें अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं बैरूनी मुदाखलत है, लेकिन फिर उसके बाद उनमें से किसी को ख्याल आता है, कहते हैं नहीं बैरूनी मुदाखलत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात खराब हो गए थे। फिर वो कभी फौज के ऊपर, अदारों के ऊपर उनका बड़ा सख्त रवैया होता है, लेकिन फिर वो अगले जलसे में कहते हैं, जिसको पाकिस्तान में इस्तारा या एक टर्म इस्तेमाल होती है सॉफ्टवेयर अपडेट की, फिर लोग कहने पे मजबूर होते हैं लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब वो राह रास्त पे आ रहे हैं, अब उनकी जबान और उनके तासरात जो हैं अब वो वापस मामूल की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने तो उस जलसे में कल ये देखा,
और फिर जहां तक एक स्ट्रेटजी का ताल्लुक होता है, इस्लामाबाद का इशारा दे दें, ऐसे इशारे तो चलते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ के जी कानून का भी एहतराम है, उसका भी है। तो कल एक मैं समझता हूं कि वो जो एक स्टार्ट लिया था बैरूनी मुदाखलत, जिसमें खुददारी और गैरत जो दो चीजें थी, जिसका एक पूरा मुल्क में जो है वो एक बयानिया चलाया गया, तो कल मुझे ऐसे लग रहा था कि गैरत और खुददारी को छुट्टी पर दोबारा वापस भेज दिया गया है और अब कॉम्प्रोमाइज और दोबारा से एक समझौते को वापस बुला लिया गया है। तो अब ये गैरत और खुददारी मैं जरा बसरा साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो अहमद जवाद साहब आपने जो भी कहा उसमें कुछ पॉइंट्स निकलते थे जो मैं आपसे पूछूं, लेकिन खैर अगली मरतबा जब मैं आऊंगा तो आपसे जरूर पूछूंगा। एक बात तो है कि एक जलसा नीचे हो रहा था और एक जलसा स्टेज पर भी हो रहा था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टेज है वो माशाल्लाह से सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही स्टेज पे ऊपर मौजूद होती है, बस सिर्फ जो लोग नीचे होते हैं वो ऊपर नहीं आ पा रहे होते, वरना वो भी आ जाएं। जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बसरा साहब, आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं आपको सुन पाऊंगा, और आप मुझे तो शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको देख पा रहा हूँ। गुजारिश ये है कि अहमद जवाद साहब ने अपनी राय दी जलसे के हवाले से, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज पे जो कायदीन मौजूद थे उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की, और फिर ये जो खुददारी का मामला था और साजिश का मुदाखलत का मामला था उस पर से उन्होंने ये कहा कि शायद अब आपकी तवज्जो हट चुकी है, और कल के जलसे में ऐसा लगा भी कि शायद अब आपकी तोपों का रुख जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है। अली मुमताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो आपकी खिदमत में बड़ी सिंपल सी बात रखता हूँ। ये किसी के डोनाल्ड लू के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बैठ जाए आके डायरेक्टली तो भी कोई बात नहीं है। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब ने एक बात पाकिस्तान की कौम के सामने रखी है कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुदाखलत रजीम चेंज के नाम पे एक मकरूहात हुई हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमरीकी वायसराय की हुकूमत इंस्टॉल की गई है, और अमरीकी वायसराय जो है, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ नहीं हैं और वो अमरीकी वायसराय के हक में हैं और इमरान खान के जलसे खाली हैं और पाकिस्तान की अवामी तईद जो है इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई, तो अमरीकी वायसराय को चाहिए कि वो डोनाल्ड लू को एक खत लिखें और इजाजत तलब करें कि पाकिस्तान के लोग इलेक्शन चाह रहे हैं तो हम इलेक्शन करवा देते हैं। तो अगर आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं, आइए ना इलेक्शन करवाते हैं। देखिए ना, मैं जुबान की कारोकारी यहाँ करता रहूं बैठ के, जवाब साहब भी करते रहे कि जलसा नहीं था, जलसा था, लोग नहीं थे। आप लोगों की काम पे क्यों टांग रही हैं? अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बहादुर इमरान खान के साथ लोग नहीं है तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? 4.25 साल आपने रो रो के जुबान हाथ की हलक से बाहर रही, आपका गला खुशक रहा, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, ये धांधली वाले इलेक्शन है, ये फलानी असेंबली है, इसमें हमने बैठना नहीं है। आज जब आपको अमरीकी ताइद मिल गई है, आज जब आप अमेरिका के मीर जाफर और मीर सादक बन के पाकिस्तान के लोगों के वोट के ऊपर आपने कत्लेआम किया है और एक उनके मुंतखब वजीर आजम को हटा के अमरीकी साजिश के बाद अब आप हुकूमत में आपको ले आया गया है, तो आप देखिए कब तक आप चलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं, आप सच्चे हैं और पाकिस्तान के लोग आपकी साइड पे हैं, तो आपको तो चाहिए ना कि आप सुबह इलेक्शन करवाएं। आपको इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अली भाई आपको एक बात बताऊं, जलसों के खैर मैं पेशावर में भी था, मैंने जलसा में ऑर्गेनाइज किया, आई वाज द ऑर्गेनाइजर इन कराची, और मैं भी लाहौर में भी था। मैं तो किसी पे कहता हूँ बहस तो वो करे जलसे में था। आप कल के जलसे में बहस करते हुए अच्छे लगते हैं, आप जलसे में थे। अहमद जवाद साहब तो वो बहस करेंगे ना जो डोनाल्ड लू के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो रही है, वो तो बेचारे वहां थे ही नहीं। अब इससे भी आगे बढ़ जाएं। आप सिर्फ अहमद भाई को ये बता दीजिए कि जलसे में आते हुए तो आपको सारी पुलिस ने रोका और कंटेनर थे पूरे लाहौर के अंदर, लेकिन बाहर जाते हुए आपने देखा कि मखलूके खुदा इस तरह थी कि बाहर जाते हुए हमें 2.5 घंटे लगे। ये तो आप वहीं पे मौजूद थे ना। 2.5 घंटे में हम बाहर निकले। एक चीज देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर लोगों में सराहियत कर गई है। ये उल्टे लटक जाए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कतरी खत ले आए, कौमी सलामती का इजलास दोबारा करके वो एम्बेसडर को ये प्रेशराइज करे, जो कि तरीकाकार है। नहीं, बल्कि आपने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात की है, तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो आज हुआ है, जहां पर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे,
तो एलामिया जो आया है उसमें ये कहा गया है कि खुफिया इदारों ने मरासले को लेकर, उस ख़त को लेकर तहकीकात की हैं और उसमें कोई बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले हैं। तो आपका ये जो नैरेटिव था कि जी इस पर तहकीकात करवा लें, तो हमारे कौमी इदारा है, हमारी खुफिया एजेंसीज़ ने, इदारे ने तहकीकात की हैं और तहकीकात करके वो रिपोर्ट सामने आ गई है और ये एलामिया की सूरत में अब सामने आई है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है। देखिए अली मुमताज साहब, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप बेशक सारी कौमी सलामती कमेटी उल्टी लटक जाए या सीधी खड़ी रहे, आज पाकिस्तान के लोगों को इसका मालूम है कि ये कतरी खत वाली हुकूमत है, ये कैलिबरी फोर्ट वाले लोग हैं, कौन क्या है माजी गवाह है। ये पाकिस्तान के निजाम में ये तो मॉल्टो में कत्लेआम करके सर फौज खुदा न खास्ता फौज हमारी कतरी खत या कैलिबरी फोर्ट वाली फौज तो खुदा न खास्ता नहीं है ना। तो हमारे खुफिया इदारे भी मतलब उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने तहकीकात करके कहा है कि ये इसमें खत में कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है। जी सर लेट मी स्पीक ना जी, मैं कह रहा हूँ लेट मी स्पीक जी। मुझे पाकिस्तान के कौमी इदारों का भी मालूम है और पाकिस्तान के कौमी इदारों की इस्तेदाद भी हम सब जानते हैं, इस पे हम बहस नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोग इस बात को जान चुके हैं और शवाहिद उसके साथ खड़े हैं। देखिए किस तरह 7 मार्च को डोनाल्ड लू हुक्म देता है, एक थर्ड सेक्रेटरी है, तीसरे दर्जे का सेक्रेटरी हुक्म देता है कि 8 तारीख को एक आरी अदम एतमाद, अगर वो कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को उसके नुकसानात उठाने पड़ेंगे, अगर वो कामयाब होगी तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हम यतीमों और बेकारियों के इस मुल्क में बिल्कुल नहीं रह रहे कि जिसके अंदर डोनाल्ड लू की हुकूमत कायम कर दी जाए, एक खत के बाद सारी की सारी पार्लियामान बिक जाए, सारे के सारे उनका ज़मीर जाग जाए और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना कैसा हमारे अंदर 24/7 का निज़ाम इंसाफ है। उसके ऊपर तो एक प्रोग्राम अलग से करना चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान के लोग और कौम अब एक ऐसा नहीं कि उनमें शऊर नहीं है, उनको मालूम है और हकायक सामने है। ये अमेरिकी साजिश के बाद बनने वाली पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के नाम पे मकरू हुकूमत है जिसका वायसराय पाकिस्तान में काम कर रहा है। अगर ये समझते हैं कि हमारा स्टैंड गलत है, ऐसा नहीं है, ये इलेक्शन में चले जाएं, लोगों से फैसला ले लेंगे। जब तक ये हुकूमत में है पाकिस्तान की सालियत खुद मुख्तारी पे सवाल हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजाद फॉरेन पॉलिसी पे सवाल हैं, वो कंप्रोमाइज है, वो बिक चुकी है, वो झुक चुकी है और ये पाकिस्तान मुकाबिले का पाकिस्तान नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर इमरान खान साहब के साथ लोग नहीं है, हम भी सियासत के अंदर हैं, हमें मालूम है अगर उनके साथ लोग ना होते तो आप अगले दिन इलेक्शन करवा देते। आप तो रात के 12:30 बजे जो फैसला ले लिया अदालत से तो 12:45 बजे इलेक्शन का ऐलान कर सकते थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कौम इसके ऊपर दिलो जान से ईकान से ईमान लाए खड़ी है कि आप अमेरिकी साजिश के बाद बनने वाले पाकिस्तान में साम्राज्य की हुकूमत है। अल्लाह खैर। ठीक, मैं अहमद जवाद साहब की तरफ जाता हूँ जी। मैं अहमद जवाद साहब, आपने इलेक्शन के अलावा ये मकरूह दाग नहीं धुलेगा, जितना भी इसको आग परवान करेंगे ये आपके चेहरे को और स्याह करता जाए। ठीक, अहमद जवाद साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास, एक इजलास तो वो हुआ जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी आर्मी चीफ मौजूद थे, सर्विसेज चीफ यानी कि एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। अब तब की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके एलामिये में ये कहा गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स। ठीक हो गया जी। और अब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया है उसमें डीजी आईएसपीआर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या गुज़श्ता एलामिये में साजिश लफ्ज़ था, तो उन्होंने कहा जी साजिश लफ्ज़ नहीं था। और खुफिया इदारों की भी खैर डीजी आईएसपीआर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि उन्होंने उसकी बाकायदा तहकीकात भी की हैं। अब उन तहकीकात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। तो एक तरह से जो इंटरफेरेंस है और साजिश है, ये कन्फ्यूजन अब भी मैं समझता हूँ कि इस एलामिये के बावजूद बरकरार है, बिकॉज मुदाखलत का तो तस्लीम किया गया था, उसके ऊपर तो कोई यू टर्न नहीं है, क्योंकि उसमें भी एलामिये में यही तमाम शुरका थे और अब भी वही शुरका हैं, मां सिवाय कैबिनेट के और वज़ीर आज़म के। तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और कैबिनेट और थी, आज शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म और कैबिनेट और है। अच्छा देखें अली मुमताज़ साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा जो उस्मान बसरा साहब के जज्बात थे, बड़े जज्बाती अंदाज में वो वॉइस राय और ख़ुद मुख्तारी, गैरत, इन सब चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। ये एक वर्शन है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या जो सेंटीमेंट उस्मान बसरा साहब के इस वक्त इस टॉक शो में है
क्या इनके लीडर को ये सेंटिमेंट कल जब वो जलसे में स्टेज पे तकरीर करने आए तो वो भूल गए थे? इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि कल के जलसे में इनके लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसीलिए खुद मुख्तारी, गैरत, खुददारी, इनको छुट्टी पे भेज दिया गया। अब ये जो लैंग्वेज इस वक्त या सेंटिमेंट मैं कहूंगा जो उस्मान बसरा साहब का है, मुझे इसका पूरा एहतराम है, लेकिन उस्मान बसरा साहब को इस बात का इयादा होना चाहिए कि इनका लीडर इस वक्त इस किस्म का सेंटिमेंट अब ना अपनी तकरीरों में इस्तेमाल कर रहा है, ना अपनी किसी प्रेस टॉक में इस्तेमाल कर रहा है। ये अब माजी हो चुका हुआ है। ये अब इसको अगर कंटिन्यू करना चाहिए, इनकी अपनी चॉइस है, लेकिन इनकी लीडरशिप इसको डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की जो आज की मीटिंग है। पिछली सिक्योरिटी काउंसिल और आज की मीटिंग में एक फर्क मैं आपको बताता हूं कि पिछली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इसकी तहकीकात के बारे में जो है वो ऑर्डर्स किए गए थे कि ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे एफआईआर भी होती है कि सबसे पहले आपको एक असेसमेंट आई है एक एम्बेसडर की, उसको वहां पे शेयर किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि इसकी तहकीकात की जाएंगी। आज की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी ये उस तहकीकात का नतीजा थी। आज की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक और भी चीज शामिल थी और वो थी असद मजीद साहब जो है उनका खुद वहां पे मौजूद होना और ब्रीफिंग देना, क्योंकि वही थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहां से कोई बैरूनी साजिश या बैरूनी मुदाखलत को जिन्होंने भिजवाया था। तो अब वो बकलम खुद आज मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी और जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके नतीजे में ये अलामिया जारी किया गया। यानी ये अलामिया कोई पीएमएलएन का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती काउंसिल जो कि हाईएस्ट फोरम है, जो पाकिस्तान की सालमियत और सलामती के हवाले से हरफे आखिर है, इसी सलामती काउंसिल की कमेटी की को जो है वो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन और उनकी लीडरशिप रेफरेंस दे दे के कह रहे थे कि साजिश है। आज जब वो सलामती काउंसिल की कमेटी जो है वो तहकीकात के नतीजे में आपको रिजल्ट बताती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहां पे मेरी तो ये दरखास्त होगी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए कि सलामती काउंसिल उल्टी लटकती है या सीधी लटकती है। सलामती काउंसिल मेरे मुल्क की सलामती है, इसमें मेरे मुल्क के 3 अफवाज के चीफ बैठते हैं, इस कमेटी के अंदर पाकिस्तान की हाईएस्ट लीडरशिप बैठती है, तो इसका एहतराम करना चाहिए। इसने ना तो उल्टा लटकना है ना सीधा लटकना है, इसने तहकीकात फैक्ट्स की बेस पे बात करनी है। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से किसी टॉक शो में बैठ के अपने जज्बात को इधर उधर नहीं घुमाना, इन्होंने बात करनी है किसी ठोस शवाहिद की बुनियाद पे। तो एक तो ये हमें थोड़ा सा, मैंने कहा इसकी क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। एक और चीज की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं क्योंकि उसका जिक्र किया था उस्मान साहब ने। देखें, इलेक्शंस का और इस मुल्क के अंदर जो चेंज आई है, एक तो इस चीज को जहन में रखें कि पाकिस्तान में हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट्स को जो है वो या तो अदालतों के फैसलों से हटाया गया या किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने हटाया। इस दफा पहली दफा इसे पार्लियामेंट के अंदर वोट की ताकत से हटाया गया और इसमें कोई मुनरफ रुकन जो है उसका वोट शामिल नहीं था। यानी सिर्फ वो वाले वोट शामिल थे जिन्होंने पीटीआई की को अक्सरियत में बदला, उसके इत्तेहादी बने। तो इत्तेहादी पीटीआई के साथ थे तो आपने 3.5 साल हुकूमत की, फिर इत्तेहादी आपको छोड़ के पीएमएलएन के साथ आ गए तो वो बैरूनी मुदाखलत और साजिश बन गई। वो उनका कल भी हक था, आज भी हक था, तो उनके हक को कल तस्लीम किया तो आज भी तस्लीम कर लें। अब इलेक्शंस की तरफ आ जाते हैं। इलेक्शंस जो हैं, हमने बिल्कुल हम 2018 के इलेक्शन को, जिसका हम ये समझते हैं कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम को लाया गया, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक 3.5 साल के अंदर जो इस हुकूमत ने ईवीएम मशीन्स और इंटरनेट वोटिंग और इलेक्शन के हवाले से जो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के जरिए लेके आए, वो एक बुलडोज की गई जिसमें कि अपोजिशन की कंसल्टेशन शामिल नहीं थी और उन्होंने इसका बाइकआउट भी किया था। अब इलेक्शंस अगर करवाने हैं तो दोबारा से इन रिफॉर्म्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे? अपोजिशन तो आपके पास है नहीं, अहमद जवाद साहब।
देखिए, अपोजिशन के जो इस्तीफे हैं, आज अगर आपने ये खबर पढ़ ली हो, मैंने तो पढ़ ली है कि स्पीकर ने उनको डी सील किया है और अब उन इस्तीफों के रोशनी में इंडिविजुअल एमएनए को अपने चैम्बर में बुलाया जाएगा। ये काम तो पहले हो चुका है, जब कासिम सूरी साहब थे ये काम तो उस वक्त हो चुका हुआ है, तो वही काम दोबारा से एक्सरसाइज को क्यों किया जा रहा है? जब एक दफा एक डेप्यूटी स्पीकर ने हु वाज एक्टिंग एज ए स्पीकर, तो उन्होंने अपने राइट को ये काम नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये काम नहीं हुआ। कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे जरूर एक्सेप्ट किए, लेकिन उन्होंने किसी को इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे बुला के कोई नहीं पूछा। अब ये इनफरादी तौर पे बुला के पूछ रहे हैं ताकि ये तासुर ना हो कि ये किसी दबाव के तहत जो इन्होंने इस्तीफे दिए। उसके बाद ये डिटरमिन होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी अपोजिशन है या नहीं है, और उसके बाद जब इस्तीफे हो जाते हैं, आपने जमहूरी अमल को जारी रखना है ना। फिर इस्तीफे लेट से 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, फिर उनके ज़िमनी इलेक्शन करवाने पड़े हैं आपको। ठीक, हम एक ब्रेक लेते हैं जवाब साहब, एक शॉर्ट ब्रेक ओवर जी, एक क्विक ब्रेक, इलेक्शन कमीशन ने का तरीका, एक क्विक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। बसरा साहब, आपने मुतालबा कल के जलसे में किया, यानी कि खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन नहीं, ये मरासले को लेकर, और वहाँ पर मीडिया के तमाम लोग मौजूद हों और उसकी तमाम तर तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाए, और जो जुडिशल कमीशन की भी आप बात करते रहें। तो अब जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कौमी इदारों ने, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, खुफिया इदारों ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और ये कह दिया गया है कि साजिश के सबूत नहीं मिले हैं, तो क्या अब भी आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन तश्कील होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हेयरिंग होनी चाहिए? क्या अब भी आप ये समझते हैं? देखिए अली भाई, एक चीज बिल्कुल, इसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑलरेडी कहा है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, यानी कि खुली और नंगी मुदाखलत पाकिस्तान के मामलात के अंदर बैरूनी ताकत की तरफ से हुई है। राइट, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम किससे वफाओं का सिला मांगोगे? राइट, सजदा खालिद को भी और इबलीस से याराना भी, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अभी हमने इसी जो हाईएस्ट फोरम जिसके मतलब और जिसकी पाकदामनी और इज्जत और हुर्मत के मतलब एक कमेटी जिसके अंदर पाकिस्तान का वायसराय भी बैठा हुआ है आजकल, अमरीकी वायसराय, उसके मतलब अहमद जवाद साहब ने कैसी रत्बुल लिसानी फरमाई है। मैं तो समझता हूँ कि वो दिन ही इंसान की जिंदगी में कितना बुरा और छोटा दिन होगा, कितना भयानक वो तस्वुर है जब वो नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करे टीवी में बैठ के, और वो हमें फिर बताएं कि इदारों का एहतराम करते हैं, वो हमें बताएं कि अदलिया का एहतराम करते हैं। देखिए सुबहान अल्लाह, यानी कि वो नवाज शरीफ जिसने इस सिपा सलार को, जो आज भी पाकिस्तान की अजीम फौज का सिपा सलार है, को एब्यूज किया हुआ है, जिसका नाम लेके जलसों के अंदर उसको रेडिक्यूल किया हुआ है, वो नवाज शरीफ जिसके खानदान ने डॉन लीग जैसी मकरूहात की हुई है, वो नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे अपना मनपसंद इंसाफ न आने पर हमला किया हुआ है, वो नवाज शरीफ जिसने बगैर वीजे के अजीत डोवल को अपने घर मेहमान बुलाया हुआ है, वो नवाज शरीफ जो कलभूषण का नाम नहीं लेता था, जो अपनी फौज को अपनी पीठ में छुरा घोंपने वाली फौज कहता था, वो नवाज शरीफ जिसने जाके व्हाइट हाउस के अंदर अपनी फौज के ऊपर हर्जासराई की अकेले बैठ के 3 बंदों के सामने, वो नवाज शरीफ जो रोजे अव्वल से कह रहा है कि मेरी फौज अमन के रास्ते में रुकावट है, वो नवाज शरीफ का नुमाइंदा आज हमें बता रहे हैं टीवी में बैठ के। इससे बड़ा भी ये तो ऐसी बात है कि डबल शाह मरहूम कब्र से उठ के आए और आके पाकिस्तान के अंदर जो है ईमानदारी पे लेक्चर शुरू कर दें कि कौन को कहे आप ईमानदारी से काम किया करें। इसलिए हम तो आपका माजी जानते हैं कि आप क्या चीजें हैं। आपने जलसों के अंदर अजीम फौज के सिपा सलार से लेके सिपाहियों तक के खिलाफ नारे लगवाए हुए हैं। आपने यहाँ पे इस फौज के खिलाफ रैलियां निकलवाई हुई हैं। आपने अदालतों के जजेस को बुत कहा हुआ है। आपने कहा है कि ये इनके जमीर बिके हुए हैं। आपने कहा है कि फौज अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले लिखवा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप कहते हैं कि इदारों के एहतराम की बात करते हैं। जैसे आपका कौमी गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आपका कौमी हमीयत नाम की किसी चीज से कोई वाकफियत नहीं है, ऐसी अदारों के एहतराम तो आपके यहाँ पाया नहीं जाता। जो सियासत है वो पाकिस्तान के अवामी अदालतों में होगी।
और जो अदालतें हमारी रात के 12 बजे वाली फैसले करती हैं उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन वो याद रखें कि 63A जिसकी बुनियाद पे ये सारी अमेरिकी रजीम पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई, वो आज भी ईद की छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। और जो खत पढ़ा जाना था अदालत के अंदर, उसके ऊपर जो फैसले आए वो सारी कौम के सामने है। हम तो कह रहे हैं आजाद जुडिशियल इंडिपेंडेंट आजाद एक आप कमीशन बनाएं, उसके अंदर एक्सेस होनी चाहिए मीडिया को भी और तमाम लोगों को भी, और वो लोग सुने। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। ठीक है, अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आते हैं। उस्मान बसरा साहब ने तफसील से सारी बात बयान की और आज का जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है उस पर आपने भी पहले अपने ख्यालात का इज़हार किया और बसरा साहब ने भी मजीद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए कहा कि जी अभी भी वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए और वहाँ पर मीडिया के सामने सारी हियरिंग होनी चाहिए। आपसे अहमद जवाद साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह समझदार आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स क्या ये काबिल बर्दाश्त है? क्योंकि ये भी तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ही एलामिया था ना, उसमें ही कहा गया था कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है इन इंटरनल अफेयर्स, तो क्या ये काबिल बर्दाश्त है? अली मुमताज साहब, इसमें मैं बाद में आऊँगा क्योंकि इस वक्त जो है एक शर्म का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, तो ये ज़रूरी होता है कि जब शर्म का जिक्र हो तो फिर शर्म तो दिलानी पड़ती है। तो अब मुझे थोड़ी सी पहले इजाज़त दे दें, पहले मैं शर्म दिला लूँ, फिर उसके बाद आपके इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। एक लीडर इमरान नियाज़ी 3.5 साल में, क्या उसको कभी शर्म आई कि जब 72 साल के अंदर मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना तो उसके दौरे हुकूमत में वो भारत का हिस्सा बन गया? क्या इमरान नियाज़ी को शर्म आई जब उसने कुलभूषण यादव को पार्लियामेंट से तहफ़्फ़ुज़ दिया? क्या इमरान नियाज़ी को शर्म आई जब उसने 24 घंटे में अभिनंदन को, जो एक्ट ऑफ वॉर करके प्रिजनर ऑफ वॉर था, निगोशिएट किए बगैर उनके हवाले कर दिया? क्या इमरान नियाज़ी को शर्म आई जब इस मुल्क के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो फायर किया गया? और खत का जिक्र तो बहुत किया, मिसाइल का जो है एहतजाज नहीं कर सका। क्या इमरान नियाज़ी को उस वक्त शर्म आई जब कुआलालंपुर में अपने मेंटोर महातीर मोहम्मद, इस्लाम के इतने बड़े लीडर, और अर्दोगान के साथ कमिटमेंट करके बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इसने ऐन मौके पे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया? क्या इमरान नियाज़ी को शर्म आई जब ये एक सऊदी अरब के लीडर में जहाज से बैठ के न्यूयॉर्क से चला तो वहां से इन्होंने जो बात सऊदी अरब के बारे में कही तो उन्होंने जहाज वापस बुला लिया और उसके बाद ये कमर्शियल फ्लाइट से आए? क्या इमरान नियाज़ी को शर्म आई जब बैरूनी मुदाखलत का जिक्र करके अमेरिका के खिलाफ कौम के जज्बात को भड़काकर खुददारी, गैरत और इस किस्म के नारे मारने के बाद, चलें अब इसको जरा राउंड अप करते हैं क्योंकि टाइम जरा मुख्तसर है, इसमें ये भी डाल लेते हैं कि क्या खान साहब को शर्म आई कि जब वो जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला किया वो रशिया पहुंच गए बनी गाला में, और कल बनी गाला में बैठ के ये अमेरिकन नुमाइंदे के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाई, क्योंकि अब इनकी औकात इतनी रह गई है, ये बनी गाला में इंतजार करेंगे कि बैरूनी मुदाखलत करने वालों के नुमाइंदे आके हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाएं ताकि हमारा सियासी जो कैरियर है वो सरवाइव कर सके। और यहां पे एक और चीज भी मैं याद करा दूं कि अगर नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ कह रहे थे उस्मान बसरा साहब, एक वीडियो आपको भिजवा देता हूं जिसमें इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स के बारे में पाकिस्तान की तारीख की घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की है, जिसको कि मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। कहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं ताकि इमरान नियाज़ी को इस पे शर्म आ जाए। देखिए, शर्म दिलाना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मेरे साथ बैठ जाएंगे तो मैं आपको 1 घंटे तक शर्म दिलाता रहूंगा, लेकिन शर्म आना, असल मसला ये है कि क्या शर्म आएगी जब आपको ये बताया जाएगा कि आपने किस तरह से इस मुल्क की सलामती को मुदाखलत, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स पर आ जाए। मैं फिर उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स बसरा साहब से ले लूंगा। जी क्विकली प्लीज सर। जी बनी गला, देखें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस साहब, बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया जो कि एक बड़ा छोटा सा फर्क होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR भी आप कहते हैं, जब आपके पास एक एविडेंस आता है कि जिसमें आप महसूस करते हैं इसमें कोई आपके सर, लेकिन आज के एलामिया में ये नहीं कहा गया कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नहीं थी, आज उसमें ये कहा गया है कि कंस्पिरेसी नहीं थी। आपका सवाल हो गया, जवाब मेरी मर्जी का होगा, आपकी मर्जी का नहीं हो सकता। दैट आई हैव टू अपोलोजाइज।
कि आपको जवाब मेरी, लेकिन जरा उसमें क्लैरिटी लेने के लिए मुझे फिर एक और सवाल पूछना पड़ेगा ना। मैं तो देखिए ना आपके स्टूडेंट के तौर पे बैठा हुआ हूं। पूछे मैं हाजिर हूं, लेकिन जब आप सवाल पूछें तो मुझे अपनी मर्जी का जवाब देने दें। जी, मैंने आपसे ये कहा ही नहीं है कि सर ये जवाब ना दें, आप रुक जाएं, रहने दें, कोई और बात करें। मैं सिर्फ उसमें एक और इजाफी सवाल, इजाजत दें मुझे जी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक सिक्योरिटी इजाज जब होता है उसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अभी। अब आपके सामने एक असेसमेंट आई है एक एम्बेसडर की, वो एम्बेसडर भी वहां पे मौजूद नहीं है, सिर्फ वो खत आया है जिसमें उसने अपनी असेसमेंट लिखी है, जिससे बेमशाफा उस डोनाल्ड लू के साथ बैठ के लंच के ऊपर इकट्ठे खाना खाया, तहाइफ एक्सचेंज किए, सर्टिफिकेट भी लिया अपने कैरियर के लिए उसी डोनाल्ड के से। उसके बाद जो लेटर भेजा गया, फिर वो सफीर साहब भी आज मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी ताकि बताया जा सके कि किस माहौल में क्या बात हुई थी। फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं जिनकी सलाहियत के ऊपर हमें एतराज नहीं होना चाहिए। इन इदारों ने पिछली सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की मीटिंग के बाद इसके ऊपर तहकीकात की। सो इन योर ओपिनियन ब्लेटेंट इंटरफेरेंस भी नहीं हुई? आज उन्होंने कौम को, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस? उन्होंने आज आपको बड़ा क्लियर कट उन्होंने अलामिया जारी किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले, और ये स्टेटमेंट है। इससे ज्यादा आपको क्लैरिटी अली मुमताज किथों ले आके दिए? मुदाखलत का बता दें। जब साजिश ही कोई नहीं है तो मुदाखलत कैसे होगी? ये तो फिर आपको जो है ना साजिश और मुदाखलत के जो लतीफे चल रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर संजीदा गुफ्तगू करनी है तो जब आपको सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी कह रही है कि बैरूनी मुदाखलत के शवाहिद तहकीकात के बाद नहीं मिले, तो बैरूनी मुदाखलत का सवाल कहां से पैदा होगा? ठीक है जी, क्लोजिंग जी, बसरा साहब, क्लोजिंग कमेंट। अच्छा अली भाई, मैं तो सिंपल आपके सामने ये रखूंगा कि अगर ये समझते हैं, देखिए लिविंग इन अ फूल पैराडाइज कोई मसला नहीं है, अहमकों की जन्नत में रहें। और पहले से भी मुस्लिम लीग नून का तो सारा क्याम ही अहमकों की जन्नत के अंदर है ना जी, और उसमें अहमद जवाद का भी इजाफा हो गया है। तो अब ये सारे जो अहमकों की जन्नत के मकीन हैं ये अपनी जगह खुश रहें और ये समझते रहें। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं अल्टीमेटली आखिरकार अवाम ने फैसला करना है, आप जितनी देर अमरीकी का पुतली के तौर पे बैठे रहेंगे, डोनाल्ड लू की चमचागिरी के तौर पे यहाँ हुकूमत करते रहेंगे, लोग आपसे नफरत उनके अंदर बढ़ती रहेगी। और आप देखिए, आप इस तरह अपने आप को धोखा देते रहें। लोगों के गैज़ो गजब का जो बिल्ली है वो इस कबूतर के सर पे बैठी हुई है। अगर ये बहादुर होते तो इलेक्शन ना करवा देते। और मैं सिर्फ आखिर में एक बात कहूंगा, मेरे भाई ने इतना लंबा कहा कि शर्म ये होती है, शर्म वो होती है। इनको चाहिए था कि जब इमरान खान की जितनी इन्होंने बातें गिनवाई, अगर इनमें शर्म होती तो तब ये इमरान खान का साथ छोड़ते, जब ये उनको डिफेंड करते रहे। यार इस बेशरम आदमी को जो है ना, इसको तमीज सिखाओ कि पर्सनल होके बात ना किया करे। घटिया बेशरम आदमी सारी गुफ्तगू करने के बाद जातियात पे उतर आया। ये घटियापन है, इनके पास लॉजिक खत्म हो जाती है, ये बकवास शुरू कर देते हैं। बेशरम, घटिया, बेजमीर, जिनके पास दलील नहीं है। और इंसान के बच्चे हो तो मेरे साथ दलील के साथ बात करो। मैंने तो तुम्हारी हवाइयां उड़ा दी हैं, तुम्हारे पास अब कोई मंतक नहीं है, दलील नहीं है, तो तुम मेरी जात पे उतर आए हो। तुम घटिया आदमी, बेजमीर आदमी, तुम्हारे में अगर औकात है तो मेरे से आके दलील में बात करो, दलील के साथ बात करो। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बेजमीर, घटिया, 2 नंबर का नौकर इमरान खान का। अहमद जवाद साहब प्लीज। और इस बेजमीर आदमी को, इसको आखिर में जब कोई दलील नहीं मिली तो इसने जातियात के ऊपर। ठीक है अहमद जवाद साहब प्लीज, जरा बसरा साहब को बात मुकम्मल करने दें। बसरा साहब जरा बात प्लीज मुकम्मल करने दें। इसकी जातियात पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये घटिया आदमी, क्योंकि जाहिर है ही कैन नॉट स्टैंड विद मी। जब ये मेरे साथ बात करेगा दलील से, इसकी औकात नहीं है कि ये मेरे साथ खड़े हो सके, इसीलिए इसने फिर ये बकवास शुरू कर दी। जी बसरा साहब, इमरान खान से करवाता था और उसकी तस्वीर बड़ी एजाज समझता था, तब तक इमरान खान और जो आपने बैठाया हुआ है जनाब अहमद जवाद साहब, ना कोई औकात है, अहमद जवाद साहब, इसका कोई ज़मीर है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है प्लीज। देखिए आपको ये जेब नहीं देता है, आप माशाल्लाह समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये जेब नहीं देता है कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे जेब देता है जब मैं इस किस्म के घटिया और जलील लोगों के सामने आप मुझे बैठाएंगे और उनको इजाजत देंगे कि वो घटिया जुबान इस्तेमाल करें। बनता ही है कि नवाज शरीफ इसका
बेज़मीर घटिया इंसान जो है, जिसकी कोई औकात नहीं है, इसके लीडर की कोई औकात नहीं है। ये अब इसका बयानिया इसके लीडर से भी मुख्तलिफ है। इसका लीडर जो है वो इस वक्त बिक चुका है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है। चले सर, आप दोनों मेहमानों से मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया जी। बसरा साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।